हिंदी मीडियम क्यों लैग कर रहा है, ये बात करते हैं। मेंस की स्ट्रेटजी आपको बहुत लोगों ने बताई हुई, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है ना। और अपन को क्या करना है कि हम उनके बराबर आए, ये चीजें कुछ करनी है। देखो, जो इंग्लिश मीडियम के जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना, उनका बैकग्राउंड होता है आईआईटी, एमबीबीएस, एमबीए, मतलब आईआईएम से टॉप के इंस्टीट्यूट होते हैं। उनमें जैसे किसी ने बीटेक कर रखी है, तो बीटेक में क्या होता है, 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर में 8 तो फाइनल पेपर होंगे और 8 ही मिड टर्म आते हैं। ठीक है, 16 पेपर वो लोग लिखते हैं 4 साल में। अपन लोग बीए की हुई है, 3 पेपर लिखेंगे। ठीक है, और उनके पेपर का परफॉर्मेंस कैसी होती है, जैसे वहां पे पहले तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं उनके। इस तरीके का उनका फॉर्मेट होता है। और बीए में जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, वहां पे 5 क्वेश्चन आते थे, पूरे 5, है ना। और एक क्वेश्चन होता था 20 नंबर का। और फर्स्ट ईयर में जब मैं पेपर देने गया, तो मैंने कहा स्मार्ट वर्क करते हैं, अपन को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो 36 पेज होते हैं एक कॉपी में, तो मैंने क्या किया, 15 पेज में पूरा पेपर कर दिया। पॉइंट पॉइंट लिखे अच्छे से, सुंदर सुंदर, बढ़िया, मतलब फ्लो चार्ट भी बनाए, सारणी भी बनाई। और मार्क्स आए थे 50% फर्स्ट ईयर में। तो मैं गया, मेरे कई सीनियर, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैंने तो अच्छी तैयारी की थी। और तो बोले कि भाई कॉपी कितनी भरी थी, मैंने कहा 15 बजे। कहना 36 पन्ने भरने हैं पूरे के पूरे, है ना। तो नेक्स्ट ईयर में मैंने कहा ठीक है, मैंने कफन बांध के 36 के 36 भर के आया मैं पूरे। परसेंटेज बने 65। थर्ड ईयर में फिर 36, परसेंटेज बने 73। 5 क्वेश्चन 20 नंबर का, और एक क्वेश्चन में 7 पन्ने भरने होते थे, चाहे वो आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे कैसी भी स्टोरी लिखो। ठीक है, तो अपनी आदत है वो, और इनकी आदत है पॉइंट टू पॉइंट, है ना। उनका क्वेश्चन आएगा तो कॉपी इतनी लिमिटेड होगी कि पूरी की पूरी कॉपी में आपको फ्लो चार्ट, सारणी, पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स, तो हैबिट हो जाती है ना। उनकी हैबिट अलग है, अपनी हैबिट अलग है। तो ये मेन तो रीजन है कि क्यों उनके, और अपन जब आंसर लिखेंगे तो मैं तो देखता हूं, तो हम लोग इंट्रोडक्शन लिख देंगे 1 पेज का, तो और फिर जगह ही नहीं बचेगी, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। फिर बोलेंगे अरे यार पेज ही कम थे। और फिर जब इतना भर देंगे पेज, तो लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। बुलेट पॉइंट्स में ये होता है ना, कापी में खाली जगह मिल जाती है, अपन गरीबी इसका प्रमुख कारण थी, या फिर सीधा लिख दें पॉइंट नंबर 2 गरीबी। 2 चीज होता है ना, तो अपन क्या कि मतलब उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीजें तो बहुत धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होगी, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस कर चुका है ना, 16 पेपर दे चुका है। और बीच में वो लोग कुछ लिखते भी होंगे, नोट्स भी बनाते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं कि ठीक है ये पॉइंट पॉइंट चेप के आने हैं, लिखने। तो पहली चीज तो ये है कि सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमको क्यों मार्क्स कम मिल रहे हैं। फिर फ्लो चार्ट तो अपन ने कभी बनाए ही नहीं होंगे, बीए वगैरह में कभी नहीं बनाए होंगे। फ्लो चार्ट, मैप, ये तो बनाते ही नहीं है, मैं भी नहीं बनाता था। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं बना के आया, मैं फर्स्ट ईयर में बना के आया था, तो मार्क्स कम मिले थे। तो ये दिक्कत है। तीसरा दिक्कत है कि हमें इंग्लिश थोड़ी कम आती है ना। अब एसएससी की तैयारी की थी, तो उसका बेनिफिट हो गया मेरे को कि इंग्लिश में बहुत कंफर्ट हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने में। जैसे अब पेपर में हिंदी ट्रांसलेशन समझ नहीं आता है कई बार, तो इंग्लिश का देख लो भाग के, तो समझ आ जाता है कि हाँ यार क्या लिखा हुआ। तो एक काम हमें करना है कि इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। जो पूर्वाग्रह बोलते हैं ना, इंग्लिश तो नहीं पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम है अपना, तो ना इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो ये काम नहीं करना। थोड़ा सा उसके लिए जगह दो यार, वो भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसकी रिस्पेक्ट करो। मतलब ठीक है, उसको, हमें ये नहीं है कि हम इंग्लिश में पारंगत हो जाए, पर इतना हो कि हमें समझ आ जाए इंग्लिश। तो उसके लिए क्या करना है कि यूट्यूब पे कुछ लेक्चर वेक्चर हैं, तो थोड़ा सा क्या, और कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे हिंदू से कुछ लिख लिए, कोई न्यूज़पेपर से लिख लिए वर्ड मीनिंग, उनको यूज किया करो थोड़ा बहुत।
भाई हाँ ये वर्ड मीनिंग इसका था, ऐसे लाइन आई थी, वो लाइन ही लिख लिया करो। 15-20 मिनट अगर आप दिन में दे दोगे ना इंग्लिश को, 15-20 मिनट ही, रोज नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी, तो थोड़ा कंफर्टनेस है ना वो बहुत जरूरी है। और अब पूर्वाग्रह बना के बैठ जाएंगे तो यूपीएससी तो अपने लिए चेंज नहीं करेगी, वो तो अनुवाद वैसे ही कंप्यूटराइज्ड होंगे, कितना मर्जी आंदोलन कर लें अपन। भाई बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो गए ना, अभी तो सॉल्व तो नहीं हुई हिंदी मीडियम की समस्या। तो भाई सीधी सी बात है, जो लोग इंग्लिश सीखते हैं, कई लोग 20-20 लैंग्वेज भी जानते हैं, वो भी तो इंसान होते हैं ना। तो हमें तो एक थोड़ी सी सीखनी है और पूरी तो बोलनी ही नहीं है अपन को। अपन को सिर्फ पढ़ना है कि हाँ इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है। और जो पेपर लिखे हुए आते हैं उसमें इतना हार्ड इंग्लिश नहीं होती है, आप कभी पढ़ के देखना। जैसे प्रीलिम्स का पेपर था इस बार, दिया था किसी ने, साइंस ट्रैक के क्वेश्चन देखे थे उसमें, कैसे थे हिंदी में, से नहीं समझ आया ना। यही होता है, बहुत हार्ड मतलब अनुवाद काफी। तो अब इंग्लिश मेरी ठीक थी, तो इंग्लिश वाले पोर्शन में से देख लिया, पर जब नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे। तो जब ये टॉपिक है ना, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस टेक हुआ, एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक हुए, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का पर्सपेक्टिव भी देखा करो कि इंग्लिश में क्या पूछ रहा है। क्योंकि कई बार जो अपनी हिंदी की किताब में अनुवाद दिए होते हैं ना, उसकी बजाय कुछ और ही अनुवाद कर देते हैं। अप्रोच का उपादान कर देंगे, दृष्टिकोण भी होता है एग्जाम्पल, है ना। जो डिप्रेस्ड का कुछ और कर देंगे, काफी मतलब एग्जाम्पल होते हैं कि मतलब कुछ भी कर देंगे वो। प्रतियोगिता सूचकांक, प्रतियोगिता, अपन ने ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ही पढ़ा है हमेशा, अपन उसका पढ़ते ही नहीं हिंदी अनुवाद। वो तो ठीक है उसमें इंग्लिश बीच में लिखा हुआ था तो बच गए, अगर किसी को नहीं आती फिर क्या करेगा वो। और इंग्लिश देखने के आदी बनो कि हाँ इंग्लिश का, इंग्लिश देखने, जैसे टेस्ट देने जाते हो ना तो भी इंग्लिश लिखा करो। हाँ, अब मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई अंग्रेज बन जाओ, पर थोड़ा समझ में आना चाहिए, इतना होना चाहिए, है ना। और हमने बात की थी कि आपका बैकग्राउंड और उसके बेस पे, और एक चीज और, जब आप तैयारी करो तो टॉपर्स की कॉपी देखते होंगे आप लोग। कौन कौन है टॉपर्स की कॉपी देखता है? नहीं मेरी तो ठीक है, पर जो टॉपर, रियल टॉपर है, जो फर्स्ट रैंकर, किसकी देखी है, किसने किसने देखे है? ये कम है। तो ऐसा है ना यार, उनकी कॉपी देखा करो, बिल्कुल बुलेट पॉइंट में छोटे छोटे, है ना। मैंने भी उतना नहीं लिखा होगा। हाँ। हम्म। हम्म। वर्ड लिमिट का कोई किसी के मन में वहम हो तो वो छोड़ निकाल दो, तुम भर के हो बस। टाइम लिमिट में मैनेज होगी, प्रैक्टिस है। 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ फिर अपन बात करेंगे। तो जब टॉपर्स की आप 2-3 कॉपी, ऐसे नहीं है कि 10 के 10 20-30 सारे टॉपर्स की कॉपी निकाल ली और सारा दिन उसी में लगे पड़े हैं। जैसे किसी के पेपर 4 में बहुत अच्छे नंबर है ना, तो उसकी कॉपी डाउनलोड करो, उसके देखो कि उसके 100 मतलब 100 प्लस 120-25 नंबर आए हैं, तो क्या रीजन हो सकता है उसका, है ना। उसमें देखो, अब इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं लिखते हैं वो कि एग्जामिनर को समझ नहीं आए, बहुत सिंपल इंग्लिश। और बुलेट पॉइंट में तो आप समझ ही जाओगे, सारे बुलेट पॉइंट में लिखते हैं, पैराग्राफ में तो लिखता नहीं है कोई। तो बुलेट पॉइंट में आप लोग सारे समझ जाओगे इसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और कितनी जगह कैसे देनी है। और पॉइंट्स का भी एक क्रम होता है ना, जैसे आपसे कारण पूछे कोई भी चीज के, तो कुछ कंक्रीट पॉइंट होते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब कंप्लीट होते हैं। पर कुछ कारण होते हैं जो बिल्कुल पैट कारण होंगे, भी ये रीजन है इसकी वजह से ये कम हो रहा है। जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो कम होने के रीजन पूछते हैं, तो आप बोल दो कि गरीबी है, महिलाओं की स्थिति है, ये तो ठीक है, ये तो कारण है। पर एक है कि पीसीपी एनडीटी एक्ट का क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो रहा है। फिर दूसरा कल्चरल लैग की अवधारणा आती है कि जो भौतिक कारक है वो तो आगे बढ़ जाते हैं, पर जो मानसिक कारक है ना, जो बंदे की सोच होती है, वो इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ती। तो पैसे बहुत आ जाएंगे, जैसे पंजाब साइड है, हरियाणा साइड है, लोगों के पास इकोनॉमिकली अच्छे हैं वो बाकी स्टेट की तुलना में, पर उनका स्टेट ऑफ माइंड है ना वो अभी भी बहुत थोड़ा सा मतलब पुराने थॉट्स को, पैट्रियार्की है।
तो ये रीजन है कि वहां पे सबसे ज्यादा होता है। तो ये पैट कारण है। अब अपन लिख के आएंगे गरीबी, गरीबी सबसे पहले लिखा, बेरोजगारी सबसे पहले लिखा, और महिलाओं की निम्न दशा, तो थोड़ा सा कम नंबर, क्योंकि जो अच्छे पॉइंट है ना उसके मेन रीजन वो सबसे पहले लिखने होते हैं, और जो सेकेंडरी रीजन है वो तो लिखने हैं। वो नहीं भी लिखोगे तो उसको अंडरस्टूड है कि हाँ यार ये तो काम हो गई। तो मितव्यता शब्दों की कैसे, और फैक्ट लिखना है कि हाँ ये चीज है। ये थोड़ा सा जब अपन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आती है। पहले दिन जब टेस्ट देने जाता है ना तो डर लगने लग जाता है टेस्ट में, क्या लिखे यार। मतलब मेरे साथ भी हुआ था। मतलब वो होता है कि बस ग्रीन सिग्नल दे दो, यहां से निकालो यहां से, मतलब ऐसा होता है। तो जब धीरे धीरे अपन टेस्ट देते हैं ना तो ये प्रैक्टिस हो जाती है। तीसरा काम बुक्स का मैंने बताया था आपको। बुक्स की भीड़ नहीं लगानी है, जो टॉपिक कर रहे हो वही बुक्स आपके टेबल पे होनी चाहिए। उसके अलावा एक दो जैसे जैसे लक्ष्मीकांत है या पॉलिटी की जो रेफरेंस बुक आती है कोई भी, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, सोसाइटी पढ़ रहे हो, सोसाइटी पढ़ रहे हो तो फिर पॉलिटी के काम आएगी, क्योंकि डीपीएस भी है, नीति निर्देशक तत्व है ना, वो आपके बहुत काम आएंगे। उनसे लिंक करना होगा तो खोल के आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो उसमें पॉलिटी काम आएगी, क्योंकि जो जीएसटी का सारा पोर्शन है, टैक्सेशन का सारा पोर्शन है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, वो आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि आजकल तो मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं ना, अंतर अनुशासनात्मक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 का 3 में आ जाएगा, 3 का फर्स्ट में आ जाएगा। तो 2-3 जो अच्छी बुक्स है ना वो आप पास में रखो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो भी पॉलिटी पास में होनी चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री में काम आएगी। तो ऐसे देख के और लिंक किया करो। तीसरा है इंग्लिश का, मैंने बता दिया आपको। चौथा, इंग्लिश वाली मैंने बात की थी, वो इसलिए की थी कि आपको रिसोर्स देखने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि आप इंग्लिश की देख रहे हैं। नहीं भाई, हम तो हिंदी के हैं, हिंदी की देखेंगे। हिंदी में तो शायद विजन पे ज्यादा कॉपी भी अपलोड नहीं है। अ, हाँ, इतनी सी है ना। तो फिर अब हम दो का ही पर्सपेक्टिव पता चला। और नॉर्मल सी बात है, जिसकी फर्स्ट रैंक होगी उसने मेरे से अच्छा लिखा होगा, जेन्युइन सी बात है ना ये तो उसकी कॉपी देखने में ना शर्म मत किया करो, खोल के देख लिया करो। जैसे पेपर 3 के लिए जो थर्ड रैंक जिनकी आई थी, उनकी पेपर 4 के लिए उनके काफी अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा सौम्या शर्मा मैम थी, उनके बहुत अच्छे आंसर हैं। उनके आंसर देखो कि कैसे वो लिखते हैं आंसर, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने पास टाइम कम होता है, वर्ड्स भी कम होते हैं, नॉलेज भी कम होता है, फ्लो चार्ट बना के अपन कॉपी भर देते हैं ना, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ यार कॉपी तो भरी है कम से कम, तो वो नंबर दे देता है। ऐसा होता है। तो रिसोर्स देखने में शर्म मत किया करो। और सबसे बड़ी बात है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये मैंने बहुत लोगों के मन में सोचा। इवन जो सिलेक्टेड है ना हिंदी मीडियम से, वो भी, निशांत सर बता रहे थे कि वहां पे लबास ना जाने के बाद में वो इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि हिंदी तो क्या, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी कर दी तूने, तो ऐसे मुहावरे बोलते हैं ना। तो ये चीजें है ना, ये मत रखा करो कि मतलब इंग्लिश तो जो बहुत शानदार लोग है वही बोलते हैं, हिंदी तो मतलब हम लोग बोलते हैं कोई हाल नहीं है हिंदी का। हिंदी बहुत रिच लैंग्वेज है, हिंदी में अपन बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हिंदी की कम वर्ड्स में अगर चीजें देखनी हो ना, तो एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, राम की शक्ति पूजा, उसकी शुरू 18 लाइन पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि हिंदी कितनी सामासिक है। जो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में कम वर्ड्स में अपन लिख सकते हैं बात, दिक्कत यही है कि जो अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो एग्जामिनर के भी है। वो भी सोचता है कि यार हिंदी वाले ने क्या लिखा होगा, वो तो फर्जी लिख के आया होगा, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली नंबर कम आते हैं। पर अगर हम इस चीज को कम मानेंगे, हम ठीक है हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, इंग्लिश हमें आनी चाहिए, पर ये नहीं होना चाहिए कि हिंदी वाले हैं तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि हिंदी मीडियम से तो खत्म है हिंदी मीडियम। ऐसा नहीं है यार, सेलेक्ट हुए हैं वो भी तो इंसान ही है ना। और मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, है ना। तो ये चीज है। तो जो नहीं सिलेक्ट हुए उनको मत देखो, जो सिलेक्ट हुए उनको भी देखो। और जो कमियां हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, कि किताबों की भीड़ लगा लेते हैं। एक तो दुनिया भर से अपन को ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, हर कोई आके बता जाएगा कि यार ये करो ये करो। तो ये सब चीजों से ना थोड़ा बचना है। खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, खुद देखो, किताबों की भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, इंग्लिश में थोड़ा कंफर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हैं। और यूपीएससी के बारे में भी ना थोड़े से स्टीरियोटाइप मत रखा करो, यूपीएससी नंबर देती नहीं है। यूपीएससी ऑनेस्ट संस्था है ना।
तो आज तक थर्ड रैंकर भी हिंदी मीडियम से है, तो ऐसी बात नहीं है, अभी फर्स्ट रैंकर भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो पॉसिबिलिटी तो होती है ना हर चीज की, तो ये चीज रखा करो। तो आप जब कभी भी यूपीएससी के बारे में सोचते हैं तो डिस्कशन बैठता है 5-7 लोग, तो बात करते हैं ऐसे है, उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, 1-1.5 घंटे फुल बातें चलेगी इसमें। लास्ट में क्या होगा, चलो छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है, तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो 1-1.5 घंटा क्यों वेस्ट किया आपने, जब तैयारी ही करनी थी भाई। या तो ऐसा सोच लो आपको घर जाना है किसी को भाई, चलो मैं आपको बोल देता हूँ कि यूपीएससी भेदभाव करती है, कितने लोग हैं जो छोड़ रहा है। तैयारी तो करोगे ना, कर रहे हो ना, क्लास में आओगे ना, तो फिर क्यों सोच रहे हो। करती है तो भी क्या दिक्कत है, नहीं करती है तो भी क्या दिक्कत है, हमें तो मेहनत करनी है ना। और सिलेक्ट हो रहे हैं ना लोग, या तो ऐसा हो कि एक भी बंदा नहीं हो सिलेक्ट, तो फिर अपन बात करें। एक भी हो रहा है तो अपने लिए चांस है, इतनी पॉजिटिविटी तो रखो यार। तो ये 4-5 चीजें हैं आपको करनी है।